हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 71 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 72 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल पुनः एक हुआ और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम वेंटिक के द्वारा 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों, यह 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में इरविन के द्वारा महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था और इसी घोषणा पत्र में ब्रिटिश राज के को नियंत्रण में लेते हुए सारा शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर अपने हाथों में ले ली थी वहाँ की महारानी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः नहीं आएगा? तो ये कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में अली बंधु नामक 2 भाइयों ने किया था, जिसमें एक थे मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे मौलाना शौकत अली। इन दोनों के द्वारा जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, तब उस मौके को देखते हुए हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को ये अवसर एक सुनहरा अवसर के रूप में नजर आया। तो उसी टाइम इन्होंने कहा था कि अगले 100 वर्षों में पुनः यह अवसर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो पहला है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जो कि बिल्कुल दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। द बाउंड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह दोस्तों रमेश चंद्र दत्त का पुस्तक है, ना कि दादा भाई नौरोजी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नरेश दत्त की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। दोस्तों, नचिकेता और यमराज के बीच के संवाद का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है, जबकि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, जिसने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को दक्षिण के अभियान के लिए रोका था। और ये कब हुआ था? तो ये 608 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें हार किसकी हुई थी दोस्तों? तो इसमें हर्षवर्धन की हार हुई और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, मंगोल खां तर्माशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल खां तर्माश्रीन ने भारत पर आक्रमण किया और यह कौन सा ईस्वी था? तो यह 1328-29 में इन्होंने आक्रमण किया था। दोस्तों तर्माश्रीन जो कि दूबा खां का बेटा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था को देखने का अनुरोध किया था? तो दोस्तों यह अनुरोध राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों राजकुमार शुक्ल के प्रयासों से ही 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। यहाँ पे क्या नियम था? तो यहाँ पे नियम था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन अंग्रेजों को लगान के रूप में उनके हिसाब से फसल को बोना होता था, यानी नील की खेती करनी होती थी, और जहाँ नील की खेती होती थी वो भूमि बंजर पड़ जाती थी। तो इसलिए ऐसी दयनीय अवस्था को देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। यह किसके बीच के रिश्ते को दर्शाता है? तो दोस्तों यह जनसंख्या समूह और उसके संबंधित आय वाले शेयर के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो दोस्तों इसमें कौन सा एक पूंजी प्राप्ति है सरकारी बजट के लिए? तो वो हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, जिसे सरकारी ऋण भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में उर्वरकता के बने रहने का कारण क्या है? तो दोस्तों गंगा के मैदान में उर्वरकता बने रहने का कारण है वार्षिक बाढ़, जो कि जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लाता है और गाद के रूप में अपने किनारे पर जमा कर देता है, जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं, और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्षिक बाढ़ के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन सही सुमेलित है? चलिए हम लोग देखते हैं। एक तरफ है वन और दूसरा तरफ क्षेत्र है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित होता है। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है अल्पाइन। अल्पाइन दोस्तों यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ बर्फ जमता है उसके ठीक नीचे, तो ये भी तो राजस्थान नहीं होगा, ये भी गलत है। तीसरा है मैग्रोव वन। दोस्तों मैग्रोव वन तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, और सबसे बड़ा मैग्रोव वन सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है, तो मध्य प्रदेश भी इसका नहीं होगा। और चौथा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि तराई क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये इसका सही आंसर है। सही डी नंबर जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की टीम में किसने सर्वप्रथम आर्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश टीम के द्वारा सबसे पहले आर्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था, और यह कब लगाया गया था? तो 1973 ईस्वी में आर्कटिक में ओजोन परत में छेद देखा गया था। उस समय जो ब्रिटिश टीम के वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो वो थे जोसेफ फॉरमैन, ब्राय गार्डिनर और जोनाथन संकलिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? तो इसमें से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रष्टाचार। दोस्तों भ्रष्टाचार कभी भी आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे सकता है। अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। पहला है डाउन्स। डाउन्स दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाया जाता है, और यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ना कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, तो ये तो गलत है। दूसरा है स्टेपी, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये बिल्कुल सही है। सिल्वास उष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। और टेगा जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, तो ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सा है? तो वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। दोस्तों, गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होता है और यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह हमेशा धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? चलिए देखते हैं। पहला है एस्किमो कनाडा। तो दोस्तों, एस्किमो जनजाति बिल्कुल कनाडा में पाया जाता है, तो ये सही आंसर है। दूसरा है ओंग। ओंग जनजाति कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये जापान में नहीं पाया जाता, यह भारत के अंडमान द्वीप पर पाया जाता है। ठीक है। लेप्स जनजाति। लेप्स जनजाति दोस्तों यह यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, ना कि भारत में। उसके बाद है गोंड। गोंड जनजाति यह मध्य और दक्षिण भारत में पाया जाता है, ना कि अफ्रीका में। तो ये तीनों के तीनों जो है वो सुमेलित नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए एस्किमो जो कि कनाडा क्षेत्र में पाया जाता है, ये सही आंसर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होता, इसमें से कौन सा दांत है जो बच्चे में नहीं पाया जाता है? तो वो है अग्रचवर्णक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृतंक जिसकी संख्या 8 होती है, रदनक जिसकी संख्या 4 होती है, और चवर्णक जिसकी संख्या 8 होती है। ये तीनों दोस्तों बच्चे के दूध के दांत में शामिल होता है। टोटल 20 दांत बच्चों में होता है, तो ये 20 दांत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्रचवर्णक जो कि दूध के दांत में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। दोस्तों, अस्थि मज्जा और थाइमस ये 2 जगह है जहाँ पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, जिसको सफ़ेद रक्त कोशिका कहते हैं, यानी कि WBC। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, इसमें से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि जो है दोस्तों यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह जो है दोस्तों मतलब अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है, यह दोनों गुर्दे यानी किडनी के ऊपर में एक त्रिभुजाकार के रूप में मौजूद होता है। यह एक अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैस और द्रव के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो दोस्तों, त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उभयचर और सरीसृप। जैसे कि आप मेढक को देखेंगे, मेढक में जो है दोस्तों त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, लेकिन उभयचर में तो मगरमच्छ भी आता है, लेकिन मगरमच्छ एक अपवाद है दोस्तों। मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, याद रखिएगा कि मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, बाकी सारे उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? फ्लक्स के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, जो लोहा का हेमेटाइट रूप है उसकी अशुद्धियों और गंदगियों को हटाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। दोस्तों, क्रिस्टल एक ठोस संरचना है जो 3D जालियों में व्यवस्थित परमाणुओं, अणुओं और आयनों से बनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन कारणों के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमी। दोस्तों, जब हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है? इसमें से कौन सा पाइसी कारक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबुन जो है वो पाइसी कारक है। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुर के दौरान
भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्णित होता है वह है, तो वह है दोस्तों मूलांकुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूलांकुर जो है वह मेन यानी मूल जड़ होता है और प्राथमिक जड़ होता है, यानी जो जिस जड़ की वजह से पेड़ खड़ा रहता है वो मूलांकुर जड़ होता है। आप देखेंगे अंकुर निकलता है तो वो जो नीचे की तरफ बढ़ता है वो मूलांकुर होता है, और जो बाहर की तरफ बढ़ता है वो प्रांकुर होता है। प्रांकुर से तना और पत्ती का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्त्री की आवाज का तारतम्य है। दोस्तों सामान्यतः स्त्री की आवाज का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होती है, यानी उस स्त्री का पिच पुरुष से अधिक होता है, जिसकी वजह से स्त्री का आवाज पुरुष की तुलना में अधिक पतली होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुष की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। दोस्तों जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, जिसकी वजह से इसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या असर होगा। तो दोस्तों जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत या पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों किसी भी तरल पर दबाव डालने पर वह सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है, ये पास्कल का नियम है, जिससे कि कोई भी वजन उठाने में हमें आसानी होती है, हमें कम बल का प्रयोग करके अधिक वजन को हम उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि। दोस्तों लोलक की कालावधि उसके लंबाई पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है। तो दोस्तों सोने को किस में घोला जा सकता है, तो इसे एक्वारेजिया में घोला जा सकता है, जिसका जो अनुपात होता है 3:1 होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड का अनुपात 3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात 1 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। इसमें पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बाद में दिया है, तो इसका अनुपात 1:3 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण में दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है, क्योंकि बीटा किरण रेडियोधर्मी क्षय के दौरान परमाणु के नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा के द्वारा। दोस्तों आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित दोस्तों आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य के समर्थन से प्रस्ताव जो है वो पारित होता है, और प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद अखिल भारतीय सेवा का गठन करती है। तो अगर पूछे कि अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है, तो गठन संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके प्रस्ताव को पारित करता है राज्यसभा के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवानंद भारती, जो कि 1973 ईस्वी में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। दोस्तों केरल में 1982 ईस्वी में, कब 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में
एर्नाकुलम के पारा बूथ विधानसभा क्षेत्र में कुछ बूथों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था। दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था यह समवर्ती सूची का विषय ना होकर राज्य सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्त संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उपबंध संविधान के भाग 12 में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आर्टिकल 268 से 293 के बीच यह वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ना कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा आर्टिकल 93 में की गई है, जबकि राज्यपाल, महान्यायवादी और केंद्र मंत्री ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। दोस्तों, कार्यपालिका और विधायिका में अंतर क्या होता है? तो विधायिका कानून को बनाता है, जबकि कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। साथ ही दोस्तों, विधायिका कार्यपालिका की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है और सरकार के काम का निगरानी करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, संसद की स्थायी समिति में टोटल 31 सदस्य होता है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होता है। दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इन सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, यह एक पेपरलेस इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के अंत में यांडाबू की संधि हुई थी। किसका? यांडाबू की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, बर्मा की राजधानी आवा से 80 किलोमीटर दूर यांडाबू गांव में 24 फरवरी 1826 ईस्वी को प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद ये यांडाबू की संधि हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को कलकत्ता में तत्वरंगिनी सभा के रूप में किया गया था, जो कि बाद में इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? दोस्तों, युकाटन स्टेट या मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैक्सिको और क्यूबा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी चलिए देखते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर 618 से 19 में यह युद्ध हुआ और उस युद्ध में एक संधि किया गया, जिसमें कहा गया कि नर्मदा नदी को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया और कहा गया हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ नर्मदा नदी के नीचे नहीं बढ़ेंगे और पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के नीचे ही रहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक क्या कहलाता था? तो दोस्तों, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक अंतपाल कहलाता था। कौन सा? अंतपाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
दुर्गपाल किसको कहते थे? तो दोस्तों जो सीमा के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे उसको दुर्गपाल कहते थे। और दंडपाल पुलिस अधिकारी को कहते थे। और पुलिस अधिकारी दोस्तों यह सेना को सामग्री भी प्रोवाइड करवाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? दोस्तों ये मजहर होता क्या है? तो मजहर एक प्रकार का दस्तावेज होता था जिसमें राजा को राजनीतिक और आर्थिक मामलों का एकमात्र न्यायाधीश बनाया जाता था। तो ये मजहर प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसे शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल और शेख मुबारक। मेनली दोस्तों शेख मुबारक के द्वारा ही इस मजहर को तैयार किया गया था। तो अगर सिर्फ शेख मुबारक रहता वो ज़्यादा सही होता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।